Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about दीर्घ स्वर संधि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संधि के प्रकार के अंतर्गत जो संधि के प्रकार हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि स्वर संधि के भेद में प्रथम दीर्घ संधि को। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि दीर्घ संधि किसे कहती हैं, इसे किस प्रकार से इस संधि को समझा जा सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्वर संधि के भेद के अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं कि दीर्घ संधि किसे कहा जाता है और दीर्घ संधि में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट तो उसके पहले संधि किसे कहेंगे, तो दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसमें कुछ विकार्य परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यह स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो आज हम स्वर संधि के प्रथम भेद दीर्घ संधि पर डिस्कस करेंगे, जिसे दीर्घ स्वर संधि भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहा जाता है। तो यहीं पर थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो जब सवर्ण और स्वरवर्ण मिल करके आपस में दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ मतलब बड़ा हो जाते हैं, तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जब देखिए, जब सवर्ण और स्वरवर्ण, जब सवर्ण और स्वरवर्ण आपस में मिलकर दीर्घ हो जाती हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है कि इसमें बोला गया है कि जब सवर्ण और स्वरवर्ण आपस में मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको और सिंपल दृष्टि से आप समझना चाहें तो जब दो स्वरवर्ण आपस में मिलकर के, जब दो समान स्वरवर्ण आपस में, सवर्ण मतलब एक जैसे जो स्वरवर्ण होते हैं वे आपस में मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। जैसे देखिए, जब दीर्घ या ह्रस्व, दीर्घ या ह्रस्व जिसे ह्रस्व भी बोला जाता है, जब दीर्घ या ह्रस्व स्वरवर्ण, जब दीर्घ या ह्रस्व स्वरवर्ण आपस में मिल करके दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। बट यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है कि इसमें सवर्ण बोले तो एक जैसा वर्ण ही आपस में मिल करके दीर्घ हो जाती हैं। दीर्घ बोले तो बड़ा और ह्रस्व बोले तो छोटा। तो यहाँ पर देखिए, जब सवर्ण मतलब एक जैसा वर्ण, जैसे देख लीजिए यहाँ पर अ प्लस अ मतलब अ एक जैसा वर्ण है, सवर्ण मतलब एक जैसा वर्ण, अ है तो अ, या फिर तो हम इसको ऐड कर सकते हैं आ प्लस अ, या फिर तो ऐड कर सकते हैं अ प्लस आ, या फिर ऐड करेंगे सवर्ण बोले तो आ प्लस आ। तो देखिए ये दो वर्ण है वे समान सवर्ण है, चाहे ह्रस्व हो या फिर तो दीर्घ हो जाए, ह्रस्व छोटा हो या फिर तो दीर्घ हो बड़ा। तो जब सवर्ण मतलब एक जैसा वर्ण, जैसे यहाँ पर देखेंगे ई प्लस ई, या फिर तो ऐड कर सकते हैं ऊ प्लस ऊ, इसमें बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इस प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं। तो जब सवर्ण और स्वरवर्ण, बट ये सवर्ण तो रहेंगे लेकिन ये स्वरवर्ण भी रहेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि। तो जब सवर्ण और स्वरवर्ण आपस में मिलकर के दीर्घ हो जाती है, दीर्घ बोले तो बड़ा, दीर्घ हो जाती हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। जैसे देख लेते हैं कैसे दीर्घ होती हैं। ओके, तो देखिए अ प्लस अ इक्वल आ, यहाँ पर ह्रस्व और ह्रस्व स्वरवर्ण मिलकर के यहाँ दीर्घ हो गए हैं, या फिर तो दीर्घ स्वरवर्ण और ह्रस्व स्वरवर्ण को जोड़ दिए तो ये हमारा दीर्घ आ गया। तो आ प्लस अ इक्वल आ और आ प्लस अ इक्वल आ प्लस आ इक्वल आ, और यहाँ पर आ प्लस आ इक्वल भी होता है आ। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि सवर्ण और स्वरवर्ण मिल करके आपस में दीर्घ हो जाते हैं, उसमें कुछ विकार्य परिवर्तन हो गया। देखिए अ था लेकिन आ हो गया, यहाँ आ और अ था
आ हो गया। यहाँ पर अ और आ था लेकिन दीर्घ आ हो गया है और आ मिल करके भी एक ही आ हो गए हैं। तो इसमें कुछ परिवर्तन या विकार हुआ, इसी का नाम है दीर्घ संधि। तो जब सवर्ण और स्वरवर्ण आपस में मिल करके दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। तो इसका देखेंगे कैसे होता है। आ प्लस अ इक्वल आ प्लस अ इक्वल आ प्लस आ इक्वल आ। अगर हम अ और आ को भी जोड़ते हैं तो आ होता है, आ को जोड़ते हैं तो पर भी आ होता है, अ और आ को जोड़ेंगे तो भी आ होता है, आ और आ को भी जोड़ेंगे तो पर भी आ होता है। मतलब यहाँ पर देखिए सब दीर्घ हो गया। आप देखेंगे जैसे ई प्लस ई इक्वल बड़ा ई, उसी प्रकार से बड़ा ई प्लस बड़ा ई इक्वल बड़ा ई। आप देखेंगे ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई इक्वल दीर्घ ई। इसी प्रकार से दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई इक्वल दीर्घ ई। इस प्रकार से हमने सीखा कि ये भी दीर्घ हो गए हैं। जब हम छोटा ई और छोटा ई को जोड़ते हैं तो पर भी बड़ा ई होता है। मतलब ह्रस्व ई और दीर्घ ई को जोड़ेंगे तो पर की दीर्घ ई होगा, दीर्घ ई और दीर्घ ई को जोड़ेंगे तो पर भी दीर्घ ई होगा। मतलब छोटा ई या बड़ा ई को जोड़े तो पर भी बड़ा ई, बड़ा ई या छोटा ई को जोड़े तो पर भी बड़ा ई, बड़ा ई और बड़ा ई को जोड़े तो पर भी बड़ा ई, और छोटा ई को जोड़े तो पर भी बड़ा ई ही होता है। इसीलिए इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। उसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। ऊ प्लस ऊ इक्वल बड़ा ऊ। यहाँ पर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल बड़ा ऊ। अब यहाँ पर देखेंगे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल बड़ा ऊ, और उसके बाद बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ भी करेंगे तो वह बड़ा ऊ ही होगा। मतलब ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। इस प्रकार से हो गया दीर्घ, मतलब बड़े हो जाते हैं। और ह्रस्व मतलब छोटा। तो यहाँ पर दीर्घ पढ़ रहे हैं तो सब मिल करके ह्रस्व रहे या दीर्घ रहे, सवर्ण आपस में मिल करके दीर्घ ही होंगे। हम आगे देख लेते हैं। री प्लस री से ऋषि मुनि वाला। अब ये हो जाएगा हम लोगों का दीर्घ री बड़ा री, जिसे हम इस प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं। ओनली री भी ऐड कर सकते हैं। री प्लस री इक्वल बड़ा री प्लस छोटा री इक्वल बड़ा री। ओके, अब आप बोलेंगे कि बड़ा री क्या होता है। तो ये बड़ा री का मतलब है कि दीर्घ री। जब इसका हम लोग उच्चारण करेंगे तो लॉन्ग प्रेस कर थोड़ा लेट तक हमको बोलना पड़ता है, बड़ाई की मात्रा होता है। ये संस्कृत में ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। बट आप हिंदी की दृष्टि से समझना चाहें तो ओनली री प्लस री इक्वल री लिख सकती हैं। ओके, जिसका उच्चारण उसी प्रकार से ही हिंदी में किया जाता है। बट आप संस्कृत की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें बड़ा री भी होता है, जो कि लिखा भी जाता है और हिंदी में भी यूज किया जाता है। लेकिन किस प्रकार से दिखने के लिए हो तो ऐसा ही दिखेगा हिंदी में, बट उसका उच्चारण जब भी हम लोग करते हैं तो दीर्घ है। मतलब थोड़ा उसको टाइम तक उसको जो मात्रा होता है बड़ा होता है, इसीलिए उसके लिए उच्चारण के लिए अधिक समय देना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि अ प्लस अ इक्वल आ, मतलब छोटा अ, या फिर तो बोल सकते हैं अ प्लस अ इक्वल आ, छोटा ई प्लस छोटा ई इक्वल बड़ा ई, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल बड़ा ऊ, री प्लस री इक्वल बड़ा री। ओके, तो इसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। अब उदाहरण की दृष्टि से देख लेते हैं कि किस प्रकार से बड़ा दीर्घ हो जाता है। जो दीर्घ स्वर संधि है उसमें किस प्रकार से दीर्घ को बनाया जाता है, कैसे किया जाता है। तो जैसे देख लिए विद्या, अब विद्या को हम लोग किस प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं। ओके, विद्या, या फिर तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब जगह, जहाँ पर विद्या का स्थान बोल सकते हैं। अब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो देखिए कैसे होगा। वी प्लस द्या, वी प्लस द्या प्लस आ इक्वल हो गया विद्या। अब इसको आप वी प्लस द प्लस अ प्लस इस प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं विद्या को इस प्रकार से विद्या, तो इसको हम लोग इस प्रकार से वी प्लस द प्लस य प्लस आ, इस प्रकार से भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, बट उसका आंसर इसी प्रकार से आएगा। तो देखिए वी प्लस द प्लस आ, विद्या हो गया, प्लस हमारे पास है आलय है, तो आलय बच्चा है उसको लिख देते हैं आलय। ओके, अब हम लोगों को देखिए हम इसको वी व प्लस ई भी कर सकते थे। इसको आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ, इस प्रकार से भी हम अलग कर सकते हैं। बट हमको यहाँ पर की ज़रूरत है। ओके, हमको ज़रूरत है यहाँ पर की, तो हम इसी को ज़्यादा ध्यान देंगे कि किस प्रकार से अलग किए। जैसे हम इसको आ प्लस ल प्लस या ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का नियम बोलता है कि आ प्लस आ इक्वल होता है आ, तो यहाँ पर देखिए आ प्लस आ इक्वल होगा आ। अब यहाँ पर देखेंगे वी और द्या में आ की मात्रा द्या और लय का लय, तो विद्या प्लस आलय इक्वल हो गया विद्यालय। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ आ मतलब आ और आ जुड़ करके आ हो गए हैं।
तो इस प्रकार से इस नियम के अंतर्गत तो विद्या प्लस आलय है इक्वल विद्यालय। अब उसी प्रकार से पुस्तक प्लस आलय इक्वल पुस्तकालय हो जाएगा। और उसी प्रकार से हिम प्लस आलय, उदाहरण देखिए, हिम प्लस आलय यहाँ पर दिया है। हिम मतलब होता है बर्फ, आलय मतलब स्थान, उसका जगह, गिरा हुआ जगह। तो यहाँ पर देखिए आलय, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ही का ही लिख दे। ह प्लस छोटा ही भी आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिख के बता दे रही हूँ। देखिए ह प्लस छोटा ही, इसको हम मात्रा के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ही प्लस म प्लस आ, हिम हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे आ प्लस लय, लय को एक साथ में लिख दी हूँ, आप अलग भी कर सकते हैं। अब देखिए अ प्लस आ इक्वल हमारा होता है आ, दीर्घ स्वर संधि के नियमानुसार। तो ह का ह हो गया, और देखिए ह और ई का हो गया ही, और म में आ की मात्रा माँ, और लय जो बचा है उसको लिख देते हैं लय। देखिए ह में ई की मात्रा ही हो गया, म में आ की मात्रा माँ, और लय बचा है लय, और इन दोनों के स्थान पर हम आ यूज किए। तो इस प्रकार से हिम प्लस आलय इक्वल हिमालय, हिम प्लस आलय इक्वल हिमालय, अगर संस्कृत की बात करें तो। ओके, अब देखिए हम आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, बट आज हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। बट अगर संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए तो स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महा मतलब महान और इंद्र मतलब वही इंद्र भगवान वाला। अब यहाँ पर देखेंगे म प्लस ह प्लस आ प्लस ई, और आधा न मिले द्र को लिख देते हैं एक साथ। अब देखिए म का म हो गया, और आ और ई को जोड़ते हैं आ ई ए, ठीक है। बट हमारा इस नियम के अनुसार नहीं हुआ, बल्कि ये महेंद्र हो गया। ओके, संधि के गुण स्वर संधि के नियमानुसार। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल इसी के बेस पर कि अ प्लस अ इक्वल आ होना चाहिए, और ई को जोड़ेंगे तो बड़ा ई, ऊ को जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ होना चाहिए, री को जोड़ेंगे तो बड़ा री। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे रवि, तो यहाँ पर ई आ गया। ओके, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, तो यहाँ पर र प्लस व प्लस छोटा ई, रवि हो गया, प्लस ई प्लस द्रह या द्र, आधा ना मिले द्र। तो इस प्रकार से छोटा ई और छोटा ई को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है बड़ा ई, दीर्घ ई हो जाता है। अब देखिए व में बड़ा ई की मात्रा वी, और आधा ना मिले द्र, रविंद्र, रविंद्र मतलब होता है सूर्य। अब रवि मतलब सूर्य, इंद्र मतलब इंद्र भगवान, बट रविंद्र बोले तो सूर्य, ठीक है। इंद्र के समान सूर्य भी बोल सकते हैं, या तो आप सूर्य ही बोले तो पर भी बेस्ट है। ओके, तो रवि प्लस इंद्र इक्वल रविंद्र, कौन से नियम के अनुसार? यहाँ पर देखेंगे ई को जोड़ेंगे तो बड़ा ई, इस प्रकार से हम बड़ा ई को भी जोड़ेंगे तो बड़ा ही होगा। ओके, मतलब अगर यहाँ पर बड़ा ई होता तो पर भी यह बड़ा ही होता, लेकिन हम शब्दों के अनुसार ही उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से लिखेंगे। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, शु, शु तो ऊ आ गया हमारा, छोटा ऊ आ गया, प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। तो यहाँ पर देखेंगे कि सु का अर्थ होता है अच्छा, उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट, उत्तम, अति उत्तम। ओके, इसके लिए हम लोग सु उपसर्ग का यूज करते हैं। ये उपसर्ग भी है और शब्द भी बोलना चाहे तो वो रॉन्ग नहीं होगा। ओके, आप उक्ति मतलब होता है कहावत, कथन, कहावत, अच्छी बातें। क्लियर? अब देखेंगे श प्लस छोटा ऊ, श प्लस छोटा ऊ प्लस ऊ प्लस, आप देखिए आधा का मिले ती को एक साथ लिख देते हैं, अलग भी हम कर सकते हैं। बट देखिए यहाँ पर नियम ऊ प्लस छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल होता है हमारा बड़ा ऊ, इसे हम बड़ा ऊ के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, बड़ा ऊ हो गया। तो देखिए श में बड़ा ऊ की मात्रा शु, और आधा का मिले ती, तो सु प्लस उक्ति इक्वल सुक्ति। ये छोटा ऊ था बट यहाँ पर हो गया बड़ा ऊ। तो अच्छा कथन, सुक्ति मतलब होता है अच्छी बातें, अच्छा कथन, अच्छे विचार। अब आगे देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल जिसमें री आए। ओके, तो चलिए देखते हैं पितृ, पितृ मतलब पिता, प्लस ऋण, ऋण मतलब होता है कर्ज, पितृ प्लस ऋण मतलब कर्ज, पिता का कर्ज बोल सकते हैं। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो पी का पी हो गया, प्लस ता प्लस री हो गया। अब इसको हम री से ऋषि मुनि भेंट कर सकते हैं। ओके, प्लस री प्लस ऋण हो गया। अब देखिए री प्लस री इक्वल होता है
बड़ा री, जिसे हम हिंदी में इस प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं या फिर तो हम इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। जिसको मात्रा के रूप में ऐड करना चाहें तो इस प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं या फिर तो आप इसे इस प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए पी का पी हो गया और ता में री की मात्रा त्री। ओके, ता का ता हो गया, ता में री की मात्रा री। आप इसको इस प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं, पित्री। ये लॉन्ग प्रेस उच्चारण के लिए थोड़ा सा टाइम अधिक लेता है। ओके, अब लेकिन इसको भी आप उच्चारण करेंगे तो उसी प्रकार से उच्चारण की दृष्टि से थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि ये बड़ा री है। ओके, तो पी और त में री मंत्र त्री और रा बचा हुआ है उसको लिख देते हैं रा। ओके, तो पितृ प्लस ऋण इक्वल पितृण, पितृ प्लस ऋण इक्वल पितृण, पिता का ऋण, पितृ मतलब पिता, ऋण मतलब कर्ज, पितृण मतलब पिता का कर्ज। अब इसको आप इस प्रकार से अगर संस्कृत की दृष्टि से देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखते हैं, पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम। अब यहाँ पर देखेंगे चूंकि हिंदी और संस्कृत एक जैसा ही लगता है और पितृणम भी बोलेंगे तो पिता का ऋण ही होगा। चलिए देखिए, पी और ता का ता हो गया और ए री और इस री को जोड़ देंगे, ये तो ता हाफ हो गया, बट इस री और इस री को जोड़ेंगे तो दीर्घ री हो जाता है। तो दीर्घ री को हम इस प्रकार से यूज करेंगे, पितृ और राम और माँ, पितृणम। पितृ प्लस ऋणम इक्वल पितृणम, पिता का कर्ज। मातृ प्लस ऋणम इक्वल मातृणम, माता का कर्ज। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि जब सवर्ण और स्वर वर्ण, जब सवर्ण और स्वर वर्ण मिल करके आपस में दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। और स्वर संधि किसे कहा जाता है? तो जब स्वर वर्ण और स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहा जाता है और जब वे मिलते हैं तो उसमें कुछ विकार्य परिवर्तन आता है। और दीर्घ स्वर संधि किसे कहेंगे? जब सवर्ण और स्वर वर्ण, सवर्ण मतलब एक जैसा वर्ण, जब सवर्ण और स्वर वर्ण आपस में मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। इसमें ह्रस्व और दीर्घ भी मिलकर के दीर्घ ही हो जाते हैं, लेकिन वे एक जैसे सवर्ण वर्ण रहते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक दीर्घ स्वर संधि यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।